जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास की। आखिर इतिहास से भी हम जेआरएफ कर सकते हैं और चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इतिहास से ज़रूर सवाल पूछा जाता है। तो आज हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है मुगल वंश। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। तो आज हम बाबर के ही इतिहास को सुनेंगे। बाबर की जिंदगी, बाबर की कहानी, किस तरह बाबर ने संघर्ष किया और मुगल वंश की स्थापना की 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। आज उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर आपको समझ आएगा। इसको पढ़ाई को की तरह मत लीजिएगा, एक कहानी की तरह लीजिएगा। और कहानी की तरह लेंगे तो हर पॉइंट्स, हर पहलू आपको याद रहेंगे। दोस्तों, आखिर बाबर कौन था, इसी को समझेंगे बिल्कुल। दोस्तों, अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर मूलतः सेंट्रल एशिया का था, मध्य एशिया का था। बाबर पिता की ओर से तैमूर था और माता की ओर से चंगेज खां के 12वीं पीढ़ी का था। बाबर के पिता 4 भाई थे, जिसमें अहमद मिर्जा, महमूद मिर्जा, उमर शेख मिर्जा और सैयद मिर्जा थे। इसी में से तीसरे उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर था। बाबर की मां जो थी वह कुलतुग निगार थी, कुलतुग निगार। और मां का नाम था, बाबर की मां का नाम था कुलतुग निगार। बाबर का मूल पैतृक क्षेत्र दोस्तों फरगना था और कहा जाता है कि मात्र 11 वर्ष की अवस्था में लगभग 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और विपरीत परिस्थिति में मात्र 14 वर्ष की अवस्था में बाबर शासक बनता है। लेकिन बाबर अपनी महत्वाकांक्षा नहीं खोता है। वह एक जन्मजात संघर्षशील व्यक्ति था। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। याद रखिएगा, पूरे मुगल वंश के जो इतिहास है उसमें एक बाबर की ही रचना है, वो तुर्की भाषा में है। बाबर अपने साहित्य में कहता है कि संसार उसी के लिए है जो संघर्ष करता है। और इसी के संघर्ष के तहत बाबर 1504 ईस्वी में काबुल, गजनी, कंधार जीतने में सफल हो जाता है। लेकिन काबुल, गजनी, गंधार सबको तो बाबर जीत लेता है, लेकिन अपनी मूल क्षेत्र फरगना को खो देता है, क्योंकि फरगना पर उन्हीं के चाचा और बड़े पापा ने अधिकार कर लेता है। बाबर सोचता है, क्या मैं अपने में उलझा रहूं, अपने परिवारों से लड़के फरगना जीतूं, या फिर अफगानिस्तान, भारत जैसे एक विशाल साम्राज्य पर अधिकार करूं। तो बाबर दूसरी चीजों का चयन करता है और वो भारत की ओर बढ़ता है। 1507 तक आते आते बाबर अफगानिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र को जीत लेता है और खुद बादशाह या गाजी की उपाधि को साथ में ही धारण कर लेता है 1507। अब सवाल आता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण था। दोस्तों, जो पहला कारण था वह था सीमा संबंधी तनाव। चूंकि बाबर की सीमा अफगानिस्तान तक आ चुकी थी और भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था और दिल्ली सल्तनत की सीमा भी अफगानिस्तान तक थी और पंजाब पर दिल्ली सल्तनत भी अधिकार चाहता था और पंजाब पर बाबर भी अधिकार चाहता था। तो इस लेकर के दोनों के बीच सीमा संबंधी तनाव था और यह बाबर के लिए एक आक्रमण की वजह थी। दूसरी, जो समकालीन राजनीति थी उस समय की, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। दोस्तों, आखिर समकालीन राजनीति क्या थी। वो समकालीन राजनीति थी कि बाबर के समय में दिल्ली सल्तनत कमजोर आ रहा था। दिल्ली सल्तनत के जो शासक इब्राहिम लोदी थे, उससे अमीर वर्ग खफा थे, अमीर वर्ग नाराज थे।
बाह्य आक्रमण के लिए खुला आमंत्रण भी बाबर को मिल रहा था, जो बाबर के लिए पॉजिटिव था। दिल्ली सल्तनत के अमीरों ने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी, आगरा के गवर्नर आलम खां लोधी, सिसोदिया वंश के राणा सांगा, ये सब बाबर को आमंत्रित करता है। महमूद शाही वंश के महमूद खिलजी द्वितीय, ये भी भारत पर आक्रमण के लिए, आखिर ये सब भारत पर आक्रमण के लिए क्यों बुला रहा था बाबर को? तो ये सब जो थे, चाहे दौलत खां लोधी हो, पंजाब के गवर्नर, या आगरा के गवर्नर आलम खां हो, या राणा सांगा हो, या खिलजी महमूद खिलजी द्वितीय हो, इन सबको लगता था कि बाबर जब भारत पर आक्रमण करेगा वो लोधी वंश को कमजोर करके वापस चला जाएगा। जब लोधी वंश कमजोर हो जाएगा तो उस पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। दूसरी एक आक्रमण की वजह थी बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर का महत्वाकांक्षा अपने राज्य फरगना तक सीमित नहीं था, वह महत्वाकांक्षा के कारण ही वो काबुल तक पहुंचा था। और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी अपार थी कि उन्होंने मूल पैतृक क्षेत्र भी खो दिया। और बाबर का मानना था संसार उसी का है जो संघर्ष करता है, संसार उसी का है जो मेहनत करता है। दूसरी जो बाबर का भारत पर आक्रमण का कारण था वो लूट की इच्छा। बाबर भारत के समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बाबर को लगता था कि अगर भारत चूंकि सोने का चिड़िया है, अगर इन्हें जीता जाए तो फरगना अमीर हो सकता है, सेंट्रल एशिया अमीर हो सकता है। तो ये उद्देश्य भी था भारत पर आक्रमण करने का। यही कारण है कि पानीपत के युद्ध से पहले भी बाबर ने छोटे छोटे बहुत लड़ाइयां लड़ी। अगर आप इतिहास में देखोगे तो बाबर ने सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में पंजाब के भेड़ा पर आक्रमण किया। फिर 1519 में ही भेड़ा से लेकर के वो पेशावर तक जीत लिया। तृतीय आक्रमण में लाहौर और सियालकोट को 1521 में जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सियालकोट और लाहौर को जीत लिया। 1524 में बाबर पंजाब हरियाणा दीपालपुर के नजदीक आ जाता है और 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। हराने में यहाँ के अमीर, यहाँ के गवर्नर और यहाँ के दिल्ली सल्तनत के विरोधियों का भी बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए वो बाबर को हरा पाए। अब सवाल आता है दोस्तों, बाबर के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आखिर बाबर के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? बाबर ने एकमात्र बाबर की जो आत्मकथा है तजुके बाबरी, वीडियो देख के लिख लेना, तजुके बाबरी, इसे बाकियात ए बाबरी भी कहते हैं। यह बाबर की आत्मकथा है तजुके बाबरी। और सबसे बड़ी बात है यह मूल रूप से तुर्की भाषा में है। और बाद में जो है बाबर नामा इतने फेमस हुए, इनके बहुत सारे भाषाओं में इनका अनुवाद भी हुआ। और पूछता भी है, अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, नीट जेआरएफ में जाएंगे, आईएएस पीसीएस में जाएंगे तो वहां पूछ लेता है। तो बाबर ने जो तुजुके बाबरी लिखा उसका फारसी में अनुवाद पायंदा खां ने किया था। जरूर याद रखना, फारसी अनुवाद जो बाबरनामा का था वो पायंदा खां ने किया। पायंदा खां अकबर के समय में किया। इसी तरह फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया अकबर काल में, ये भी फेमस था। इसी तरह शेख वफई ने किया। और अंग्रेजी में अनुवाद लिड्स और अरसरवीन ने किया। जो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लिड्स और अरसरवीन ने किया। क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ लेगा फारसी में तो अनुवाद दो खान किया, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना। और फारसी टू अंग्रेजी में अनुवाद जो है, सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद
लिट्स और अर्सरकिन ने किया, और इसी का दूसरी बार अंग्रेजी में अनुवाद एल किंग ने किया। किसने किया? एल किंग ने किया। अब सवाल होता है कि बाद में इनका फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद किया, जो पेंटा डेला वेला ने किया। अंत में अंग्रेजी का एक स्टैंडर्ड अनुवाद A.S. बेवरीज ने किया था। अगर बाबरनामा को जानोगे तो A.S. बेवरीज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आखिर बाबरनामा में क्या है दोस्तों? बाबरनामा में संपूर्ण बाबर का इतिहास है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी से लेकर के उनके मृत्यु 1530 तक का इतिहास बाबरनामा में है। इसलिए यह जीवनी नहीं है, बल्कि बाबर की संपूर्ण आत्मकथा है। बाबर की सोच क्या थी, बाबर को सफलता कैसे मिली, बाबर को असफलता कैसे मिली, फरगना को उन्होंने कैसे जीता, फिर फरगना को उन्होंने कैसे खो दिया, पानीपत के युद्ध से पहले कौन कौन युद्ध हुए, ये सब की चर्चा ऐतिहासिक सोर्स बाबरनामा में मिलता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई की ब्यौरा बाबरनामा में है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। इतिहास में आप पढ़े होंगे। खानवा का युद्ध बाबर बनाम राणा सांगा, तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, उसकी भी चर्चा है। इसी तरह चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। मालवा के प्रधानमंत्री मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध, इनकी भी चर्चा है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, जिसमें बाबर बनाम अफगान विद्रोही के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध जो अफगान विद्रोही थे उनके बीच हुआ, उसकी भी चर्चा है। तो मतलब कि हर राजनीतिक युद्धों की चर्चा बाबरनामा में है। अगर बाबरनामा को आप समझते हैं तो हर युद्ध को भी समझ लेंगे। दूसरी तरफ बाबरनामा ने अपनी रचना में, प्राय ये सवाल जब आप JRF का पेपर देने जाएंगे वहां पूछ लेता है, अपने पुस्तक में उन्होंने भूगोल, मौसम, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार, पर्व, इन सब की चर्चा है। साथ ही दिल्ली सल्तनत उस समय, बाबर के समय में भारत में कौन शासक था, इसकी भी चर्चा है। जैसे दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन था, इसकी भी चर्चा है। मालवा पर महमूद शाही वंश का शासन था। गुजरात पर मुजफ्फर शाही वंश का शासन था। दक्कन में बहमनी वंश का शासन था। बंगाल विहार में हुसैन शाही वंश के शासन था। ये पूरे इतिहास, अगर आप बाबरनामा को समझते हो तो ये पूरे इतिहास को आपको जान जाओगे बाबरनामा से। साथ ही बाबर यह मानते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सोने चांदी बहुत है, हर चीज उपलब्ध है, इसकी भी चर्चा करता है। तो हर चीज आपको बाबरनामा में मिलता है। साथ ही दोस्तों, बाबरनामा के अलावा बाबर के इतिहास को हम मिर्जा हैदर की रचना तारीखे रसीदी से भी जानते हैं। याद रखिएगा, तारीखे रशीदी, ये मिर्जा हैदर की रचना है। मिर्जा हैदर की रचना तारीखे रसीदी से भी बाबरनामा के बारे, बाबर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। जो मिर्जा हैदर थे वो बाबर का मौसेरा भाई था, इसलिए बाबर को आरंभ से अंत तक वो देखता है। और मिर्जा हैदर 10 साल हुमायूं को भी देखता है, और हुमायूं और शेर शाह के युद्ध को भी देखता है। इसीलिए मिर्जा हैदर अपनी रचना तारीखे रशीदी में चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, पिलग्रामी के युद्ध की भी चर्चा करता है। बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं 1540 में पलायन कर जाता है, तो मिर्जा हैदर भी पलायन करके कश्मीर चला जाता है और वहीं पर जाकर के वो रहने लगता है। तो कश्मीर के इतिहास बनाने में भी मिर्जा हैदर का बहुत बड़ा योगदान है कि मिर्जा हैदर जो तारीख रशीदी की रचना की, उसके थ्रू हम कश्मीर के इतिहास को भी जानते हैं।
तो अगर आप संपूर्णता में इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो उनके सोर्स को पढ़ना पड़ेगा, सोर्स को समझना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने बताया उसी सब चीज़ों को पढ़ के मैंने हिस्ट्री में भी जेआरएफ किया था। तो ये आपके लिए भी आसान हो सकता है अगर आप हर पहलू को, उनके सोर्स को जाने, उनके इतिहास को जाने, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से जाने, तो आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इतिहास को संपूर्णता में पढ़ना तो एक बार जरूर क्लास से जुड़े। मैं इतिहास का भी बैच शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप जुड़ के इतिहास की विशेषताओं को आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।